दोस्तों, ऑडियो सिलेबस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान समाजशास्त्री के बारे में जिन्होंने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका नाम है एमिल दुर्खिम। एमिल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को एपिनल में हुआ था, जो लोरेन में बोस्गीस विभाग की राजधानी है। उनकी मां मिलानी एक व्यापारी की बेटी थी और उनके पिता मोइस 1830 के दशक में एपिनल के रब्बी थे और बोस्गीस और हाउते मोरने के मुख्य रब्बी भी थे। एमिल, जिनके दादा और परदादा भी रब्बी थे, इस प्रकार रब्बी बनने के लिए किस्मत में थे और उनकी प्रारंभिक शिक्षा का एक हिस्सा रब्बी स्कूल में बीता। रब्बी यहूदी धर्म में एक आध्यात्मिक नेता या धार्मिक शिक्षक होते हैं। यह प्रारंभिक महत्वाकांक्षा तब खारिज कर दी गई जब वह अभी भी एक स्कूली छात्र थे और पेरिस पहुंचने के तुरंत बाद दुर्खिम ने यहूदी धर्म से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। लेकिन वह हमेशा घनिष्ठ रूढ़िवादी यहूदी परिवार के साथ साथ अल्सेस लोरेन के उस लंबे समय से स्थापित यहूदी समुदाय का उत्पाद रहा, जिस पर 1870 में प्रशियाई सैनिकों ने कब्जा कर लिया था और जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी नागरिकों की यहूदी विरोधी भावना का सामना करना पड़ा। बाद में दुर्खिम ने तर्क दिया कि यहूदी धर्म के प्रति ईसाई धर्म की शत्रुता ने यहूदियों के बीच एकजुटता की एक असामान्य भावना पैदा की थी। कॉलेज डी एपिनल के एक उत्कृष्ट छात्र दुर्खिम ने 2 साल की पढ़ाई छोड़ दी। 1874 में आसानी से लेटर्स और 1875 में साइंसेज में अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कॉनकोर्स जर्नल में खुद को प्रतिष्ठित किया। अब एक शिक्षक बनने के इरादे से दुर्खिम ने प्रतिष्ठित इकोले नॉर्मले सुपीरियर में प्रवेश की तैयारी के लिए एपिनल छोड़ दिया। हालांकि गैर निवासी नागरिकों और छात्रों के लिए पेंशन पर स्थापित होने के कारण वह पूरी तरह से दुखी हो गए। उनके पिता की बीमारी ने उन्हें अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा के बारे में चिंतित कर दिया। वह पेरिस में अकेला एक प्रांतीय था और उनकी बौद्धिक प्रवृत्तियां, जो पहले से ही साहित्यिक के बजाय वैज्ञानिक थी, इकोले में प्रवेश के लिए आवश्यक लैटिन और बयानबाजी के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त थी। प्रवेश परीक्षा में अपने पहले 2 प्रयासों 1877 और 1878 में असफल होने के बाद दुर्खिम को आखिरकार 1879 के अंत में प्रवेश मिला। इकोले में दुर्खिम की पीढ़ी विशेष रूप से शानदार थी, जिसमें न केवल समाजवादी जिन और जॉरिस शामिल थे, जो दुर्खिम के आजीवन मित्र बन गए, बल्कि दार्शनिक हेनरी बर्गसन, गुस्ताव बेलोट, एडमंड गोबलोट, फेलिक्स राहु और मॉरिस ब्लोंडेल, वैज्ञानिक पियरे जेनेट, भाषाविद फर्डिनेंड ब्रूनोट, इतिहासकार हेनरी बेर और केमली जूलियन और भूगोलवेत्ता लुशियन गैलोइश भी शामिल थे। असफलता के निरंतर भय के बावजूद, जिसने उन्हें जीवन भर परेशान किया, दुर्खिम उच्च विचार वाली राजनीतिक और दार्शनिक बहसों में सक्रिय भागीदार बन गए, जो इकोले की विशेषता थी, और जैरोस की तरह वह जल्द ही गणतंत्रवादी कारण के कट्टर समर्थक बन गए और विशेष रूप से लियोन गैम्बेटा के प्रशंसक बन गए, जो एक शानदार वक्ता और तीसरे गणतंत्र के आध्यात्मिक अवतार थे। और
अधिक उदारवादी जुल्स फेरी, जिनके पादरी विरोधी शैक्षणिक सुधारों के कारण जल्द ही मुफ्त अनिवार्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली की शुरुआत हुई। हालांकि दुर्खिम की चिंताएं अकादमिक से कम राजनीतिक थी, और जब उन्होंने इकोले के वैज्ञानिक महत्व के बजाय साहित्यिक महत्व की आलोचना जारी रखी, तो उन्होंने 3 अधिक अनुकूल भावना वाले विद्वानों की खोज की। दार्शनिक चार्ल्स रेनूवियर और एमिल बाउट्रोक्स और इतिहासकार नुमास डेनिस फास्टेल डी कोलेंजेस। 1881-82 के अधिकांश समय बीमार रहने के बावजूद दुर्खिम ने सफलतापूर्वक अपना एग्रीगेशन राज्य माध्यमिक विद्यालयों या लाइसीज के शिक्षण स्टाफ में प्रवेश करने के लिए आवश्यक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण किया और 1882 में दर्शन शास्त्र पढ़ाना शुरू किया। 1882 में बोर्डो में साहित्य संकाय ने भावी स्कूल शिक्षकों के लिए शिक्षा शास्त्र में फ्रांस का पहला पाठ्यक्रम स्थापित किया था और 1884 में राज्य ने धर्मनिरपेक्ष गणतंत्रीय शिक्षा की एक नई प्रणाली के लिए अपने अभियान के हिस्से के रूप में इसका समर्थन करना शुरू कर दिया। इस पाठ्यक्रम को सबसे पहले अल्फ्रेड स्पिनास ने पढ़ाया था, जिनके 1877 की लेस सोसाइटीज एनिमल्स की दुर्खिम ने बहुत प्रशंसा की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें संकाय के डीन के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। जर्मनी के दर्शन और सामाजिक विज्ञान पर दुर्खिम के लेखों ने अब तक फ्रांस में उच्च शिक्षा के तत्कालीन निदेशक लुईस लियार्ड का ध्यान आकर्षित कर लिया था। एक समर्पित गणतंत्रवादी और नवीनकरणवादी, लियार्ड दोनों ही सामाजिक विज्ञान में जर्मन की श्रेष्ठता से नाराज थे और धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक फ्रांसीसी नैतिकता के पुनर्निर्माण के लिए दुर्खिम के सुझावों से चिंतित थे। इसलिए स्पिनास और लियार्ड के कहने पर 1887 में दुर्खिम को बोर्डो में चार्जेड उन कोर्स डे साइंस सोशल एट डे पेडागोगी के रूप में नियुक्त किया गया। साइंस सोशल दुर्खिम के एक रियायत थी और यह इस आड़ में था कि समाजशास्त्र अब आधिकारिक तौर पर फ्रांसीसी विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रवेश कर गया। बोर्डो में मुख्य रूप से मानवतावादी संकाय में एक युवा सामाजिक वैज्ञानिक की नियुक्ति बिना विरोध के नहीं हुई और दुर्खिम ने दर्शन, इतिहास और कानून के अधिक पारंपरिक मानवतावादी विषयों के लिए समाजशास्त्र के मूल्य पर जोर देकर इसे और बढ़ा दिया। इस प्रकार उन्होंने समाजशास्त्रीय साम्राज्यवाद के उचित भय और अनुचित, हालांकि समझने योग्य भय को जगाया कि विशुद्ध रूप से सामाजिक कारणों के संदर्भ के माध्यम से कानूनी और नैतिक संस्थानों की उनकी विशेष व्याख्याओं ने स्वतंत्र इच्छा और व्यक्तिगत नैतिक एजेंसी को कमजोर कर दिया। इन भयों ने लंबे समय तक दुर्खिम को शक्तिशाली पेरिस प्रोफेसरशिप से बाहर रखा, जिसकी वह आकांक्षा रखते थे। फिर भी उन्होंने कम से कम अपने कुछ बोर्डो सहयोगियों, कानूनी विद्वान लियोन डुगुइट, रोमन इतिहासकार केमिली जूलियन, तर्कवादी नव कांटियन दार्शनिक ऑक्टेव हैमेलिन और अरस्तु के विशेषज्ञ जॉर्जेस रोडियर का समर्थन और यहाँ तक कि निष्ठा भी प्राप्त की। विशेष रूप से हेमलिन और रोडियर के साथ दुर्खिम ने रहस्यवाद और अंतर्ज्ञानवाद के उन रूपों के प्रति तर्कवादी विरोध की एक प्रसिद्ध टिप्पणी बनाई, जिनकी बर्गसोनिज्म की उपाधि के तहत तेजी से निंदा की जा रही थी।
इस बोडो अवधि 1887 से 1902 के दौरान दुर्खिम की प्राथमिक जिम्मेदारी शिक्षा के सिद्धांत, इतिहास और अभ्यास पर व्याख्यान देना था। हालांकि प्रत्येक शनिवार की सुबह उन्होंने सामाजिक विज्ञान पर एक सार्वजनिक व्याख्यान पाठ्यक्रम भी पढ़ाया, जो सामाजिक एकजुटता, परिवार और रिश्तेदारी, अनाचार, टोटेमवाद, आत्महत्या, अपराध, धर्म, समाजवाद और कानून सहित विशेष सामाजिक घटनाओं के विशेष अध्ययन के लिए समर्पित था। 1858 में दुर्खिम ने फ्रांस में पहली सामाजिक विज्ञान पत्रिका एनी सोशियोलॉजिक की स्थापना की। वास्तव में 1900 तक दुर्खिम की बौद्धिक प्रतिभा ने उनके एक केंद्रीय तर्क का खंडन किया था, अर्थात आधुनिक समाजों में बौद्धिक कार्य को अधिक विशिष्ट होना चाहिए, हालांकि एक जैविक संपूर्णता का हिस्सा बने रहना चाहिए। इसलिए 1896 में समाजवाद के इतिहास पर अपने काम को एक तरफ रखते हुए दुर्खिम ने बौद्धिक श्रम के एक जटिल विभाजन के आधार पर पत्रकारिता सहयोग का एक विशाल कार्यक्रम स्थापित करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। युवा विद्वानों, ज़्यादातर दार्शनिकों के एक शानदार समूह द्वारा समर्पित एनी को सख्ती से समाजशास्त्रीय साहित्य का एक वार्षिक सर्वेक्षण प्रदान करना था। अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में अध्ययनों पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना था और समाजशास्त्र में मूल मोनोग्राफ प्रकाशित करना था। 1879 से 1896 तक लोक शिक्षा मंत्रालय में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक के रूप में फर्डिनेंड बुइसन जूल्स फेरी के शैक्षणिक सुधारों को लागू करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार व्यक्ति थे। इसके बाद सोरबोन में शिक्षा विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के बाद बुइसन को 1902 में चैम्बर ऑफ ड्यूटीज के लिए चुना गया और कुर्सी खाली हो गई। ड्रीफस मामले के सफल समाधान ने समाजशास्त्र और समाजवाद दोनों को अधिक सम्मानजनक सार्वजनिक छवि दी थी और दुर्खिम ने यह तर्क देते हुए कि शिक्षा में उनकी योग्यता सीमित थी और इस प्रकार उनकी उम्मीदवारी से ऐसा प्रतीत होगा कि वे पेरिस में खुद को स्थापित करने के लिए किसी भी उपाय का उपयोग कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने अपने नाम को आगे बढ़ने दिया। बुट्रोक्स, बुइसन और विक्टर बोशर्ड से पत्र मांगने के बाद सोरबोन में साहित्य संकाय की परिषद ने दुर्खिम को बड़े बहुमत से प्रभारी नियुक्त किया। 4 साल बाद सर्वसम्मति से दुर्खिम को प्रोफेसर बना दिया गया और उन्होंने बुइसन की कुर्सी संभाली, जिसका नाम 1913 में बदलकर शिक्षा और समाजशास्त्र का विज्ञान कर दिया गया। दुर्खिम पेरिस में एक शक्तिशाली बुद्धिजीवी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के साथ पहुंचे, जो सभी समस्याओं के प्रति आक्रामक रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते थे। बाकी सब रहस्यवाद, शौकियापन और तर्कहीनता थी। उनके नैतिकता के विज्ञान ने दार्शनिकों को नाराज किया। उनके धर्म के विज्ञान ने कैथोलिकों को नाराज किया और सोरबोन में उनकी नियुक्ति, जो ड्रीफस मामले के मद्देनज़र अतिरिक्त शैक्षणिक विचारों से ऊपर नहीं थी, ने राजनीतिक दक्षिणपंथियों को नाराज किया। नियुक्ति ने दुर्खिम को बहुत अधिक शक्ति भी दी। उनके व्याख्यान पाठ्यक्रम सोरबोन में एकमात्र आवश्यक पाठ्यक्रम थे, जो दर्शन, इतिहास, साहित्य और भाषाओं में डिग्री प्राप्त करने वाले सभी छात्रों के लिए अनिवार्य थी। इसके अलावा वे फ्रांसीसी स्कूल शिक्षकों की क्रमक पीढ़ियों की शिक्षा के लिए जिम्मेदार थे, जिनमें उन्होंने अपनी धर्मनिरपेक्ष तर्कवादी नैतिकता का सारा जोश भर दिया। एक प्रशासक के रूप में वे विश्वविद्यालय की
परिषद के साथ साथ विश्वविद्यालय और सार्वजनिक शिक्षा मंत्रालय में कई अन्य परिषदों और समितियों में बैठे। और यद्यपि वे राजनीति से काफ़ी हद तक विमुख थे, लेकिन उनके निजी मित्रों में कई शक्तिशाली राजनेता शामिल थे। आश्चर्य की बात नहीं है कि दुर्खिम के दुश्मनों ने उनकी शक्ति की शिकायत की। उन पर अपने प्रभावों को बढ़ाने के लिए प्रांतीय विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों का प्रबंधन करने और समाजशास्त्र की कुर्सियां बनाने का आरोप लगाया। अक्सर धर्मनिरपेक्ष पोप के रूप में वर्णित दुर्खिम को आलोचकों द्वारा सरकार के पादरी विरोधी एजेंट के रूप में देखा गया और उन पर युवाओं के दिमाग पर एक अद्वितीय और घातक वर्चस्व की तलाश करने का आरोप लगाया गया। 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने बेल्जियम और उत्तरी फ्रांस तक आक्रमण शुरू किया। सब कुछ 1870 की गर्मियों की तरह चल ही रहा था, जब तक कि आश्चर्यजनक रूप से रूसियों ने पूर्वी प्राशिया पर हमला नहीं कर दिया, जिससे मोल्टके को पूर्वी मोर्चे पर इस्तेमाल के लिए सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा। जोफ्रे के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने ब्रिटिशों के समर्थन से फिर से संगठित होकर 5 से 12 सितंबर तक लड़ी गई मारने की लड़ाई में जर्मनी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और इस तरह युद्ध के पूरे चरित्र को बदल दिया। दुर्खिम की प्रतिक्रिया आशावाद और उत्साह से भरी थी। पहले से ही अत्यधिक काम के कारण खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने खुद को राष्ट्रीय रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। युद्ध पर अध्ययन और दस्तावेजों के प्रकाशन के लिए एक समिति का गठन किया, जिसे जर्मन प्रचार को कमजोर करने के प्रयास में तटस्थ देशों को भेजा जाना था। दुर्खिम ने खुद कई देशभक्ति के पर्चे लिखे और राष्ट्रीय गौरव को बनाए रखने के प्रयास में अपने साथी देशवासियों को भेजे, लेकिन अधिकांश भाग के लिए दुर्खिम युद्ध उन्माद से अप्रभावित थे और हालांकि हमेशा एक देशभक्त थे, कभी राष्ट्रवादी नहीं थे। वास्तव में 1916 तक उन्हें चिंता थी कि कहीं जर्मन सैन्य हार फ्रांस में रूढ़िवादी पादरी पार्टी के लाभ के लिए न बदल जाए, और कम से कम 2 अवसरों पर अल्सेस लोरेन के मूल निवासी और जर्मन नाम वाले यहूदी के रूप में। दुर्खिम को सबसे अश्लील प्रकार के यहूदी विरोधी द्वारा प्रेरित विश्वासघात के आरोपों का सामना करना पड़ा। हालांकि सबसे बड़ा झटका अभी आना बाकी था। दुर्खिम अपने बेटे आंद्रे के प्रति पूरी तरह समर्पित थे, जो एक भाषाविद थे और जिन्होंने युद्ध से ठीक पहले एग्रीगेशन प्राप्त किया था और युवा यानी सर्कल के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक थे। 1915 के अंत में बुल्गारियाई मोर्चे पर भेजे गए आंद्रे को जनवरी में लापता घोषित कर दिया गया और अप्रैल 1916 में उनकी मृत्यु की पुष्टि की गई। अपने बेटे की मौत से दुर्खिम बहुत दुखी हो गए। उन्होंने क्रूर चुप्पी ओढ़ ली और अपने दोस्तों को भी अपने बेटे का नाम लेने से मना कर दिया। युद्ध के प्रयासों में खुद को और भी अधिक डुबोते हुए अपनी असंख्य समिति बैठकों में से एक में जोश से बोलने के बाद उन्हें स्ट्रोक आ गया। कई महीनों तक आराम करने के बाद अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से राहत महसूस करते हुए वे फिर से ला मोरेल पर अपना काम शुरू करने के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ हो गए। लेकिन 15 नवंबर 1917 को 59 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। पूरा एपिसोड सुनने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे हम किसी अगले विषय पर अगले एपिसोड में।